हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं मोहम्मद आरिफ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। आइए हम शुरू करेंगे आज इस क्लास में अपना सब्जेक्ट जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट का एटलीस्ट नाम तो सुना ही होगा। आपके सामने बच्चे एक स्क्रीन नज़र आती है जिस पे आपको नज़र आता है आपके सब्जेक्ट का नाम और आपकी क्लास। सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज क्लास 12th। अगर आप देखेंगे बच्चे इस सब्जेक्ट को तो ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कुछ भी इसमें प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं है। एक छोटा सा पोर्शन आपका आएगा बहुत आगे चलकर, बिल्कुल आखिर में जब होंगे तो एक छोटा सा पोर्शन है जहां पर एक प्रैक्टिकल पोर्शन आपका आता है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका बन सकता है। अदरवाइज पूरा का पूरा पेपर 100% पेपर आपका थ्योरेटिकल है। कुछ भी करने के लिए इसमें आपको नहीं है जो प्रैक्टिकल आपको करना है। बच्चे थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं आज आपके इस सब्जेक्ट का, क्या है इस सब्जेक्ट में और क्या क्या चीजें आपको इसमें कवर करनी है। कितने मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, कितने मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होगा, कितने मार्क्स का इसमें आपका रिटन पेपर होगा, ये सारी की सारी चीजों को हमें देखना है। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा, कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है यानी कि वो केस स्टडी फॉर्म में आते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उन सबको भी हम थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो आपकी बेसिक सिलेबस है उस सिलेबस का एक क्विक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको आसानी हो आपके इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। आप समझ पाएं कि आपको कहां से शुरू करना है और किस तरह से शुरू करना है, कैसी आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। इन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आज शुरू करते हैं बिजनेस स्टडीज। बच्चे जैसा कि आपके सब्जेक्ट के नाम में दो वर्ड आपको नजर आ रहे होंगे, एक का नाम है बिजनेस और दूसरा है स्टडीज। हमारा जो क्लास है आज यहीं से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बिजनेस से कि ये बिजनेस किसे कहते हैं और उसके बाद हम आएंगे स्टडीज के ऊपर। तो बच्चे एक बात मुझे आप बताना, ये बिजनेस बिजनेस कभी आपने सुना है पहले, आज से पहले कभी बिजनेस का नाम भी आपने सुना है? बहुत कॉमन, बहुत जनरल टर्म है, आपकी रियल लाइफ में डेली बेसिस पर आप कम से कम 50 बार सुनते होंगे। इसके अलावा बच्चे आप लोग 11th क्लास पास करके आए हैं, 11th क्लास में भी आपने कई बार सुना होगा, इवन सुना क्या होगा, पूरा का पूरा पेपर आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज के नाम पर 11th क्लास में। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं ये बिजनेस क्या है? तो बिजनेस क्या है इस चीज को बताने से पहले मैं आपसे एक जनरल मीनिंग पूछता हूं, क्या हर एक काम जो आप करते हैं वो बिजनेस ही होता है या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? सर ये तो बड़ा वाहियात सा क्वेश्चन है, हर एक काम बिजनेस कैसे हो सकता है? जो हम अपनी लाइफ में काम करते हैं उसमें से कुछ काम हमारे ऐसे होते होंगे जिसे हम बिजनेस कह सकते हैं और कुछ काम हमारे ऐसे होते होंगे जिसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बिजनेस क्या है इसकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बच्चे बिजनेस से पहले कुछ और बेसिक बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। आप अपनी लाइफ में जो एक्टिविटी परफॉर्म किया करते हैं, इन एक्टिविटीज में कुछ एक्टिविटीज होती हैं आपकी जो इकोनॉमिक नेचर की होती हैं और कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो नॉन इकोनॉमिकल आपकी एक्टिविटीज होती हैं। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज आपकी कौन सी होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जिनमें मनी का लेन देन हो, पैसे का लेन देन हो, ऐसी एक्टिविटीज को आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। लेकिन सभी के सभी एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक नेचर की हैं, क्या वो बिजनेस होती हैं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो हमारी बिजनेस होती हैं? इन सब चीजों को लेकर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और अपनी क्लास को ग्रेजुअली आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होना सिर्फ और सिर्फ बिजनेस नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपने 11th क्लास पास करके अभी 12th क्लास में आप एंटर हुए। 12th क्लास में एंटर होते ही आपकी 11th क्लास की जो बुक्स हैं वो बेकार हो गई, आपकी अब यूजलेस है, उनका कोई यूज नहीं है। आपने सोचा चलिए इन बुक्स को हम सेल आउट कर देते हैं, किसी और स्टूडेंट को बेच देते हैं या फिर कबाड़ी को बेच देते हैं। अब जो कबाड़ी आपको बेटी पैसे देगा इन बुक्स के बदले में, आपके और कबाड़ी के बीच में जो ये ट्रांजेक्शन हुई है, क्या ये ट्रांजेक्शन आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो मैं कहूंगा डेफिनेटली इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन क्या ये बिजनेस है? आप बताओ बेटे, क्या आप बिजनेस करते हैं बुक्स बेचने का, पुरानी बुक्स बेचने का? नहीं सर, डेफिनेटली हमारा बिजनेस तो ये नहीं है। तो फिर
कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है बच्चे कि सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपकी बिजनेस नहीं हो सकती, लेकिन क्या बिजनेस विदाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है? मतलब क्या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है, क्या वो आपका बिजनेस बन सकता है? इन एनी केस मैं कहूंगा डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है सर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनमें पैसे का लेन देन हो, लेकिन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपका बिजनेस नहीं है। बिजनेस फिर क्या है? बिजनेस बेटा वो है जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म की जाएं। ऐसी एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक नेचर की हैं, रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म की जाएं, कंटिन्यूटी जिनमें हो। कबाड़ी को आपको बुक बेचना ये रेगुलर एक्टिविटी आपकी बिल्कुल भी नहीं है। कबाड़ी को आप जो बुक सेल कर रहे हैं वो वन टाइम आपकी ट्रांजैक्शन है। अब शायद अगले साल जब आप पास होंगे फिर दोबारा से बुक बेचेंगे, तो ये आपका बिजनेस नहीं बन सकता। सर कंटिन्यूटी के साथ क्या कुछ और भी है? मैंने कहा यस, एक और कंडीशन होनी चाहिए बिजनेस होने के लिए कि आपका जो मकसद हो इस ट्रांजैक्शन को करने का, इस एक्टिविटी को करने का, वो मकसद आपका होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग। तो ऐसी एक्टिविटी जो इकोनॉमिक नेचर की हैं और रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म की जाती हैं प्रॉफिट अर्निंग के मकसद से, उनको आप क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आप बच्चे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, लेट्स से आपके पास प्लास्टिक लेकर के आते हैं, आप रॉ प्लास्टिक लेकर के आते हैं और उसको इस्तेमाल करके आप चेयर बनाते हैं। ये जो एक्टिविटी है आपकी फैक्ट्री में हो रही होगी, और ये फैक्ट्री में जो काम चल रहा है बेटे इसको आप नाम देते हैं मैन्युफैक्चरिंग। क्या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी? मैं कहूंगा यस, ऑब्वियस सी बात है बेटे, उस चेयर को बना करके आप मार्केट में बेचोगे, पैसा कमाओगे। तो ये जो एक्टिविटी है आपकी क्या है? ये आपकी बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है। इसके अलावा आप आएंगे बेटे, और एक एग्जांपल देता हूं, आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, लेकिन आप क्या करते हैं? चेयर बनी हुई खरीद करके लेकर के आते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से चेयर खरीद करके लेकर के आते हैं और उन चेयर को फिर आगे सेल करते हैं। ये जो एक्टिविटी होती है बेटी इसको आप नाम देते हैं ट्रेडिंग एक्टिविटी। आपकी स्क्रीन पर बेटे दो फोटो नजर आ रहे होंगे। एक फोटो है जहां पर रोबोटिक काम हो रहा है, रोबोट काम कर रहे हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, कार बनाई जा रही है रोबोट्स के द्वारा। और एक दूसरी आपको इमेज नजर आ रही होगी आपकी स्क्रीन पर जिसमें बिग बाजार की एक फोटो लगी हुई है। मुझे बताओ बेटे, क्या बिग बाजार कुछ सामान बनाता है या सिर्फ और सिर्फ सेल करता है? अलग अलग ब्रांड, अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट्स को खरीद करके लेकर के आता है बिग बाजार और फिर उनको आपको रिटेल में सेल करता है। ये जो बिग बाजार एक्टिविटी कर रहा है ये आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी है। और बच्चे इसके अलावा एक मूवी आई थी, अगर आपको याद हो, सनी देओल की एक मूवी थी जिसमें सनी देओल एक वकील बना था और बेटे वो केस जाके लड़ता था। उसका एक डायलॉग भी है जो बहुत फेमस हुआ था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। याद है आप लोगों को? वही वाली बात मैं आपसे पूछता हूं, जो सनी देओल है उस फिल्म में जो वो वकालत का काम कर रहा है, अपने आप को प्रेजेंट करता है कोर्ट में जाके, बेसिकली प्रोसिक्यूटर का काम करता है, प्रोसिक्यूट करता है वहां पर जाकर कोर्ट में। ये जो एक्टिविटी है, क्या यहां पर कोई सामान लिया या दिया जा रहा है? मैं कहूंगा डेफिनेटली नहीं बच्चे। यहां पर तो आप एक सर्विस ले रहे हैं। किससे सर्विस ले रहे हैं? वकील से सर्विस ले रहे हैं। किस चीज की सर्विस ले रहे हैं? उसका जो एक्सपर्टीज फील्ड है उसकी आप सर्विसेज ले रहे हैं, जो सर्विस कहलाएगी प्रोसिक्यूशन वाली या प्रोसिक्यूटर वाली। आप मुझे बताइए, क्या वकील आपके लिए जो केस लड़ते हैं, आपके लिए जो कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, क्या उसके लिए कुछ फीस चार्ज करते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर फीस चार्ज करते हैं। वो जो फीस चार्ज करते हैं, दैट फीस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेवेन्यू, या फिर आपकी फीस जो आप कहेंगे बिजनेस की इनकम का पार्ट आपका बन सकता है। तो ये वाली जो एक्टिविटी है, जो लॉयर आपके लिए प्रेजेंट हो रहा है, ये एक्टिविटी भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी में आपकी कवर हो जाएगी। और इसके अलावा क्या करेंगे? इसके अलावा बेटे एक और फोटो आपके सामने नजर आता है। एक किसान है, पीछे दो बैल काम कर रहे हैं और वो खेत की जुताई कर रहा है। ये जो बीज डालना, खेत की जुताई करना, सिंचाई करना और बाद में जब हार्वेस्ट आ जाएगी, फसल आ जाएगी, उसकी कटिंग करके मंडी में जाकर अनाज को बेचना, क्या ये एक्टिविटी भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? और क्या किसान ये काम रेगुलर बेसिस पे करता है? यस, ऑब्वियस सी बात है बेटे, ये भी आपका बिजनेस कहलाएगा। इसके अलावा और मुझे बताइए, डॉक्टर अपने
पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है, क्या ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये भी बिजनेस है? यस। क्या टीचर बच्चों को पढ़ाता है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्या मेरी भी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्या मैं भी इसको बिजनेस बोल सकता हूं? यस। तो बेटे बिजनेस की मोटा मोटी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग मुझे उम्मीद है आपकी बनी होगी। बिजनेस का मतलब है कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा प्रोफेशन, कोई भी ऐसी कॉमर्शियल एक्टिविटी जिसको आपने परफॉर्म किया, जिसमें गुड्स या सर्विसेज का लेन देन हुआ, आना जाना हुआ, और उसका मकसद अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कमाना था ही था, ऐसी एक्टिविटी को आप बिजनेस बोलेंगे। ठीक है सर, तो क्या इस सब्जेक्ट में हम इस बिजनेस को ही पढ़ने वाले हैं? मैंने कहा बिल्कुल बच्चे, इस बिजनेस को ही पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जानते हैं बिजनेस बिल्कुल 100% कोर प्रैक्टिकल चीज है। बिजनेस थ्योरेटिकली आप सिर्फ समझ सकते हैं, इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं, और जब समझने की कोशिश करते हैं तो बेटा आपका दूसरा टर्म निकल करके आता है जिसको आप नाम देते हैं स्टडीज। बिजनेस स्टडीज आप पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टडीज का मतलब क्या है? स्टडीज का मतलब है गेनिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। जब आप किसी चीज के बारे में थ्योरेटिकली नॉलेज गेन करते हैं, उसको आप नाम देते हैं, उसको आप नाम देते हैं स्टडीज। और यहां पर क्या करने जा रहे हैं? आप बिजनेस के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करने जा रहे हैं, बिजनेस के बारे में आप जानने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, और इसलिए इस सब्जेक्ट का नाम क्या पड़ा है? बिजनेस स्टडीज। मैं बच्चे थोड़ा सा बता दूं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट आपकी 12th क्लास में पूरे 100 मार्क्स कंटेन करता है। कितने मार्क्स का पूरा पेपर आपका आता है? सर 100 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आता है बिजनेस स्टडीज के नाम से। सर पूरा पेपर 100 नंबर का आएगा, पेपर हमारा 100 नंबर का होगा? तो मैं कहूंगा बेटे 100 नंबर का पेपर आपका नहीं होगा। आपका जो पेपर होगा वो पेपर, रिटन पेपर जो होगा वो तो 80 नंबर का होगा, लेकिन 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ये प्रैक्टिकल क्या भला है? प्रैक्टिकल में बेटे आपको एक प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी, आपका वाइवा होगा, कुछ रिटर्न पेपर होंगे जो कंटेन करेंगे टोटल मिलाकर के 20 मार्क्स। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आपको नजर आता होगा, आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, आप देखिएगा प्लीज। टोटल पेपर आपका 100 मार्क्स का है, आपको नजर आता है, और जिसमें 20 नंबर का आपका पार्ट सी है, और पार्ट ए एंड पार्ट बी आपके 80 मार्क्स के हैं। जो बेटे पार्ट सी है वो प्रैक्टिकल पोर्शन है, प्रैक्टिकल पार्ट है आपके पूरे के पूरे पेपर का, और जो पार्ट ए एंड पार्ट बी है ये आपका रिटन पार्ट है जो आपका एग्जाम होना है। तो अल्टीमेटली बेटे जो बोर्ड एग्जाम में आपको बैठना है, उसमें आपको बैठने के लिए 80 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और 20 मार्क्स आपके स्कूल में आपका प्रैक्टिकल्स होंगे, आपका वाइवा होगा, आपका रिटन पेपर होगा, आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनेगी, वो सारे के सारे कंटेन करेंगे। अब ये जो पार्ट ए और पार्ट बी और पार्ट सी है, इसको भी आप देखिएगा बेटे, इनका बाइफर्केशन कैसे किया हुआ है सीबीएसई ने आपके एग्जाम के लिए। जो आपका रिटन पेपर है इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट ए और एक होगा बेटे पार्ट बी। एक होगा आपका पार्ट ए और एक होगा पार्ट बी। पार्ट ए आपका 100 मार्क्स का होगा, पार्ट ए आपका 50 मार्क्स का होगा, और पार्ट बी आपका 30 मार्क्स का होगा। जो पार्ट ए है ये आपका बेटे पूरा का पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और जो पार्ट बी है ये आपका पार्ट बी आपका 100% फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है। जो बेटे पार्ट सी है आपका, पार्ट सी आपको पढ़ने को मिलेगा, जो पार्ट सी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए वो प्रैक्टिकल वर्क होगा जो 20 मार्क्स आपका कंटेन करेगा। इसके अलावा आप देखेंगे बच्चे अपने सिलेबस को, तो ये दोनों के दोनों पार्ट ही आपको पढ़ने। पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंटेन करता है 12 चैप्टर्स। पूरे के पूरे सिलेबस में आपके टोटल मिलाकर 12 चैप्टर्स हैं, जिसमें पार्ट ए है, पार्ट ए में आपके 8 चैप्टर्स आते हैं, एंड पार्ट बी में आपके 4 चैप्टर्स आते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं और सिलेबस किस तरह से आपका चलेगा एक बार देखिएगा। आपकी स्क्रीन पर एक और स्लाइड आती है जो पार्ट ए को कंटेन करेगी और पार्ट ए के बारे में बताती है। इसका नाम है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। जो पार्ट ए है, पार्ट ए का नाम है, जो पार्ट ए वाली जो बुक है उसका नाम है आपका प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपके टोटल मिलाकर 8 चैप्टर्स मिलेंगे। 8 चैप्टर्स आपको जिसमें पढ़ने हैं, और ये चैप्टर कौन कौन से होंगे एक एक करके आप देखेंगे। आपकी स्लाइड पे सबसे पहला चैप्टर आता है, आपको नजर आ रहा होगा।
सबसे पहला चैप्टर आपको आता है, उसका नाम होगा बेटे नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या होगा? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में आप क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें आप पढ़ेंगे मैनेजमेंट का मतलब क्या है, किसे कहते हैं मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, मैनेजमेंट कैसे काम करता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। मतलब एक ओवरव्यू पूरा का पूरा मैनेजमेंट का आप इस वाले पोर्शन में लेंगे, इस वाले चैप्टर में लेंगे। जैसे ये चैप्टर आपका खत्म होगा, आपको अगला चैप्टर पढ़ने के लिए आएगा, और अगला चैप्टर आपका होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या पढ़ने वाले हैं आप? सर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है पहले वो तो बताओ। मैंने कहा बेटे प्रिंसिपल का मतलब होता है किसी भी चीज के फंडामेंटल्स, किसी भी चीज के फंडामेंटल जिनके ऊपर वो चीज बेस करती है, डिपेंड करती है। तो हम किसके प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं? सर हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा? मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स जिसके ऊपर पूरा का पूरा मैनेजमेंट आपका बेस करता है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा मैनेजमेंट आपका डिपेंड करता है। हमारे यहाँ पर दो स्कॉलर हुए हैं बेटे जो बहुत फेमस हैं और आपके सिलेबस में जिनके प्रिंसिपल्स को रखा हुआ है। एक का नाम है हेनरी फयोल, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हुए हैं, जिनको हमने पढ़ना है यहाँ पर डिटेल में। और एक है मिस्टर टेलर, एक है मिस्टर टेलर, उनके भी प्रिंसिपल्स को हमें पढ़ना है, और उनकी कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट है, उनको भी हमको स्टडी करना है। तो दूसरे चैप्टर में हमें हेनरी फयोल और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स एंड एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक्स को स्टडी करना है। इसके बाद बेटे अगला चैप्टर आएगा आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? सर एनवायरनमेंट किसे कहते हैं पहले आप हमें ये बता दीजिए, फिर बिजनेस एनवायरनमेंट तो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं कहूंगा बेटे एनवायरनमेंट का मतलब है आपकी सराउंडिंग्स, आपके आसपास की चीजें, ऐसी चीजें जिनके साथ, ऐसे लोग जिनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है, जिनके साथ आप मिलते जुलते हैं, जिनसे आपका काम पड़ता है, जिनसे आपका कुछ लेना देना है, जो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ऐसी लोग, ऐसी चीजों को आप नाम देते हैं अपनी सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा? ऐसी चीजें, ऐसी चीजें, ऐसे फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे, आपको कहीं ना कहीं उनको, उनके साथ आपको कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करना होगा। जैसे बच्चे आपके पॉलिटिकल कुछ चीजें हैं तो आपके बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट आएगा, लीगल कुछ चीजें हैं उनका डायरेक्टली इनडायरेक्ट आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी ले लो बेटे, नोटबंदी हो गई थी, बिजनेस अफेक्ट हुए या नहीं हुए? पॉलिटिकल अफेक्ट या फिर लीगल अफेक्ट आप देख लो बेटे, बिहार सरकार ने शराब की बिजनेस बंद कर दिया तो वहां के लोगों का बिजनेस अफेक्ट हुआ होगा। टेक्नोलॉजी इफेक्ट, बेटे आपकी टेक्नोलॉजी, आपके बिजनेस के ऊपर टेक्नोलॉजी अफेक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती? डेफिनेटली करेगी सर। आप सबसे लाइव एग्जांपल देख लो बेटे, अभी तक हम मैनुअल क्लास लिया करते थे, फेस टू फेस हमारी क्लासेस हुआ करती थी, आप कोचिंग में आया करते थे। आज टेक्नोलॉजी की वजह से घर पे बैठकर आप क्या कर रहे हैं? क्लासेस कर रहे हैं। क्या इस टेक्नोलॉजी ने हमें अनेबल कर दिया इस चीज के कि हम आपको घर में जाकर के पढ़ा सकते हैं, हम आप अपने घर में रह करके पढ़ सकते हैं? क्या ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाया है या नहीं हो पाया? डेफिनेटली ये सब मुमकिन हो पाया बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या इस टेक्नोलॉजी में अगर कोई बदलाव आएगा तो क्या हमारे बिजनेस पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है सर, इसके ऊपर, हमारा बिजनेस के ऊपर इसका बहुत फर्क पड़ने वाला है। इस तरह की जो फैक्टर्स हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो सराउंडिंग्स हैं, उनको बेटे आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में जिसका नाम होगा बिजनेस एनवायरनमेंट। और बच्चे इसके बाद चौथा चैप्टर आपका होगा, फोर्थ चैप्टर आपका होगा प्लानिंग। फोर्थ चैप्टर आपका होगा प्लानिंग, जो आपको नजर आ रहा होगा। सर प्लानिंग से मतलब क्या है? मैंने कहा बच्चे देखो, पहला जो चैप्टर आपने पढ़ा था ना जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नजर आ रहा है ना फर्स्ट चैप्टर आपको, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जहां पर होंगे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट के काम में हम कौन कौन से काम परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, यानी कि कितने स्टेप में हम इस मैनेजमेंट के काम को पूरा करते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो बेटे इनमें जो काम शुरू होते हैं, मैनेजमेंट के जो काम शुरू होते हैं, वो काम शुरू होते हैं आपके, सबसे पहला काम जो मैनेजमेंट का होता है वो होता है प्लानिंग का।
प्लानिंग का मतलब बेटे किसी भी काम की शुरुआत जो होती है वो एक आइडिया से होती है, एक प्लान के साथ होती है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट को हम कैसे प्लान करते हैं, मैनेजमेंट का काम हमारा कहां से शुरू होता है। यहां पर हम डिसाइड करते हैं हमें करना क्या है, व्हाट टू डू, कैसे हम काम करेंगे, हाउ टू डू, कैसे काम करेंगे हम, और बाय होम इज टू बी डन, कौन इस काम को करेगा। मतलब कहने का यह है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन मेरा आएगा प्लानिंग, और उस प्लानिंग में मैं डिसाइड करूंगा कि जितने भी काम हैं सबसे पहले तो वो काम क्या क्या है वही अपने को डिसाइड करने पड़ेंगे। उन काम में से कौन कौन से काम कौन कौन बंदा करेगा, उन लोगों को डेडिकेट करना है, उन काम को कैसे किया जाएगा ये भी अपने को डिसाइड करना है। और ये सारी की सारी चीजें हम कहां पर पढ़ने वाले हैं सर, ये सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम होगा प्लानिंग। इसके बाद बेटे आपका जो अगला चैप्टर आएगा वो आएगा आपका, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो होगा आपका ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो होगा आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में बेटे आपने जो काम डिसाइड किए होंगे, जो पहले वाला चैप्टर है, जो प्लानिंग वाला आपका चैप्टर है, उस प्लानिंग के चैप्टर में आपने डिसाइड किया होगा कौन कौन से काम करने हैं, क्या क्या हमको करना है, कैसे कैसे करना है, कौन कौन करेगा। तो बच्चे उन सब के लिए अपने को एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अपने को बना करके दिखाना पड़ेगा। सबके लिए डेडिकेटेड अपने को एक सीट बनानी पड़ेगी, डेडिकेटेड उनके हमें जॉब प्रोफाइल बनानी पड़ेंगी, उनकी पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेंगी, उनके लिए बाकी के कुछ रिसोर्सेज अपने को अरेंज करने पड़ेंगे। ये सारा का सारा काम हम कहां पर करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में करेंगे, और कैसे कैसे कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में। इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर आएगा बेटे, अगला चैप्टर होगा स्टाफिंग। अब इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे जिन लोगों की हमको जरूरत है, जो लोग हमारे यहाँ पर काम करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में हमने डिसाइड किया है कि कौन कौन सी पोस्ट हमारे यहाँ पर होंगी, कौन कौन लोग हमारे क्या क्या काम करेंगे। जो हमने एक जाल बिछाया है पोस्ट का, उन पोस्ट के लिए लोगों की भी तो जरूरत पड़ेगी, एम्प्लॉयज की भी तो जरूरत पड़ेगी। उन एम्प्लॉयर को कैसे हायर किया जाएगा, कैसे उनको रिक्रूट किया जाएगा, कैसे उनको सेलेक्ट किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग आकर के कैसे काम पर बैठेंगे वो आप डिसाइड करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम होगा स्टाफिंग। और इसके बाद बेटे आपका अगला चैप्टर होगा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब है जो काम आपका है उस काम की यहां से शुरुआत होगी। आपका जो काम है वो काम यहां से शुरू होगा, स्टार्ट होगा। यहां से आप फिजिकली काम को पुश करेंगे कि भाई साहब अब काम हमारा शुरू होना है, अब काम हमारा स्टार्ट होना है। यहां पर आप इंस्ट्रक्शंस देंगे काम कराने के लिए, यहां पर आप बताएंगे कि कौन सा काम कौन बंदा करेगा, कैसे करेगा, और उसको सुपरवाइज करेंगे, और बाकी के काम उसके ऊपर ध्यान, बाकी का ध्यान आप उसके ऊपर रखेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बाकी की चीजें आप यहां पर देखेंगे, जिसका नाम होगा डायरेक्टिंग। और बेटे सबसे आखिरी जो चैप्टर होगा इस बुक का, चैप्टर नंबर 8, उसका नाम होगा आपका कंट्रोलिंग। उसका नाम होगा आपका कंट्रोलिंग। सर कंट्रोलिंग के चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताता हूं बेटे। कंट्रोलिंग के चैप्टर में आपको सिंपल, पूरा का पूरा एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। यहां पर बेटे आपने मैनेजमेंट का काम शुरू किया, मैनेजमेंट के काम शुरू करते वक्त सबसे पहले क्या काम किया सर, सबसे पहले हमने ना प्लानिंग की। अब प्लानिंग आपने की होगी तो बेटे कुछ एम को अपने दिमाग में रखा होगा ना, कुछ सोचकर प्लानिंग की होगी ना कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम, ये जो काम परफॉर्म किया जा रहा है इस काम को करने का पर्पस क्या है, एम क्या है, गोल क्या है, वो आपने डिसाइड किया होगा ना। उस प्लानिंग को आपने कुछ सोचकर आपने किया होगा कि भाई साहब ये काम मैं करने जा रहा हूं, इससे मुझे ये आउटपुट मिलेगा। वो जो आपका आउटपुट है, डेट आउटपुट इज कॉल्ड एज प्लान्ड आउटपुट। क्या बोलते हैं उसको हम, प्लान्ड आउटपुट। ये हमने प्लान किया है, ये काम हमें करना है, इससे हमें ये चीज मिलेगी, ये हमने सोचा है। अब बच्चे प्लानिंग कर ली हमने, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया, काम एक्चुअल में परफॉर्म हो गया। अब एक्चुअल में काम परफॉर्म होने के बाद आपका एक्चुअल में आउटपुट भी तो आया होगा कुछ। ये जो आपका एक्चुअल आउटपुट आया होगा, ये जो आपका एक्चुअल आउटपुट आया होगा, इस एक्चुअल आउटपुट को आप अपने प्लान्ड आउटपुट के साथ मैच करेंगे। जो आपने सोचा था और जो आपके सामने हुआ है, ये आपने सोचा था, ये एक्चुअल में हुआ है, इन दोनों को बेटे आप कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या कोई डिफरेंस है, क्या कोई गलती हुई है, क्या कोई
कमी रह गई जो आपने सोचा था, क्या वैसे ही हुआ सब कुछ, या उसमें कुछ अभी बदलाव की गुंजाइश है, क्या उसमें कुछ चेंज की गुंजाइश है? अब इस कंपेयर करने के बाद जो आपका आउटपुट निकलेगा, उसके बेसिस पर जो आपका रिजल्ट निकलेगा, अब आप बेटे दोबारा से रिप्लान करोगे कि भाई साहब कमी रह गई, ये वाली चीज की कमी रह गई, इस चीज को अब रिमूव करना है। और रिमूव कैसे करेंगे? दोबारा से प्लान करेंगे। अगर उसके लिए कुछ और रिसोर्सेज चाहिए तो ऑर्गेनाइजिंग में और दोबारा से कुछ रिसोर्सेज, कुछ दोबारा से पोस्ट वगैरह क्रिएट करनी पड़ सकती हैं। और उसके बाद स्टाफिंग की जरूरत है तो कुछ और लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेकर के आएंगे, फिर दोबारा से काम कराएंगे। फिर दोबारा से काम कराने के बाद क्या करेंगे आप? फिर कंट्रोलिंग पर आएंगे, फिर अपने एक्चुअल आउटपुट को आप मैच कराएंगे। ये बेटे आपका रेगुलर प्रोसेस आपका चलता रहेगा, जिसको आप नाम देते हैं मैनेजमेंट का। ये 8 चैप्टर हैं बच्चे जो आपको पढ़ने हैं। 8 चैप्टर, फर्स्ट पार्ट आपका पार्ट ए आपका कवर करेगा 8 चैप्टर्स। इसके बाद आप आएंगे दूसरी बुक पर। जो दूसरी बुक है बेटे वो कौन सी है? सर पार्ट भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। कितने चैप्टर है टोटल मिलाकर? सर 4 चैप्टर पढ़ने हैं आपको पूरे के पूरी बुक में। 4 चैप्टर हैं, थोड़े ठीक ठाक हैं। और बेटे मैं बताऊं सच में तो जो पार्ट ए है थियोरेटिकल है, कोई खास टेक्निकल नहीं है। अगर कुछ पढ़ने लायक चीजें हैं, अंडरस्टैंडिंग करने लायक चीजें हैं, समझने लायक चीजें हैं, कुछ टेक्निकल चीजें हैं, तो वो आपको पार्ट बी में पढ़ने के लिए मिलेंगी। और पार्ट बी का नाम क्या है बच्चे? बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। कौन कौन से चैप्टर हैं? सर 4 चैप्टर इसमें बेटे। सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट तो अभी पढ़ाया आपने, मैनेजमेंट तो अभी बताया, वहां पर कुछ पहला वाला पार्ट था, यहां पर भी मैनेजमेंट आपका आ गया। कहां से आया ये और क्या है ये? बेटे डिस्कस करता हूं मैं आपके सामने। पहले मुझे बताओ ये फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है? सर फाइनेंशियल मतलब तो पता नहीं सर, आप ही बता दो। मैंने कहा बेटे फाइनेंशियल जो टर्म है ना, इसको ड्राइव किया गया फाइनेंस से। और फाइनेंस इज ऑल अबाउट द मनी। पैसे से रिलेटेड जो चीजें होती है ना, उसको हम बोलते हैं फाइनेंस, मनी या फाइनेंशियल, जो मनी रिलेटेड चीजें। अब यहां पर बेटे इस चैप्टर में क्या करना है? पैसे को मैनेज करना है आपको। जो आपने पैसा आना है आपके पास, या पैसा जहां पर भी आपको अप्लाई करना है, उसको यहां पर मैनेज करना है। सर मैनेज करना है मतलब बेटा बीइंग अ फाइनेंस मैनेजर आप जब काम करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की जरूरत होगी या नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात है सर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना पैसे के कहां काम करती है? क्या बिना पैसे के कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस हो सकती है या इवन एस्टेब्लिश भी हो सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। बिना पैसे के तो काम चलेगा ही नहीं। तो बेटे ये जो काम आपको शुरू करना है, इसके लिए पैसे की जरूरत है। अब पैसा जब आप अरेंज करोगे तो आपके पास वेरियस सोर्सेज होंगे, अलग अलग जगह से आप पैसा अरेंज कर सकते हैं बिजनेस में। आपने सुना होगा, अकाउंट्स में शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो शेयर कैपिटल, डिबेंचर, टर्म लोन्स वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ बातें सुनी होंगी ना। हाँ, उन सब सोर्सेज से पैसा इकट्ठा करके लेकर के आओगे। और बेटे इस पैसे को इकट्ठा करके लाकर करोगे क्या? इसको आप इन्वेस्ट करोगे, इसको आप खर्च करोगे, इसको आप अप्लाई करोगे, इसकी एप्लीकेशन करोगे। कहां एप्लीकेशन करोगे? ऑब्वियस सी बात है बिजनेस में। अब बिजनेस में कहां पर एप्लीकेशन इसकी होगी? बेटे इसकी एप्लीकेशन होगी या तो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए या फिर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। अब शॉर्ट टर्म पर्पस और लॉन्ग टर्म पर्पस कौन कौन से होंगे? बेटे आप कुछ फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, कुछ आप अपने करंट एसेट्स में इसको इन्वेस्ट करेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस होगा, कितना पैसा किस सोर्स से लेकर के आया जाए, शेयर कैपिटल से कितना पैसा लेकर के आए, अपने डिबेंचर से कितना पैसा लेकर के आए, या फिर बाकी के और जो सोर्सेज हैं टर्म लोन वगैरह वगैरह, उनसे कितना पैसा अरेंज करें, कितना पैसा हम शॉर्ट टर्म पर्पस से लेकर के आए, वर्किंग कैपिटल लोन हम कितना लें, हमारे बाकी के शॉर्ट टर्म पर्पस के जो लोन हैं हमारे वो कितने होने चाहिए। और बच्चे फिर इनका इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह से, शॉर्ट टर्म एसेट्स में कितना हम पैसा लगाएं और लॉन्ग टर्म एसेट्स में हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें। इस चीज का जो डिसीजन होता है, इसको आप नाम लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं आप लोग? इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये सारी की सारी चीजें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें हैं जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, ये सारी की सारी चीजें आप कहां पढ़ेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बहुत टेक्निकल, बहुत इंपॉर्टेंट,
समझने लायक टॉपिक बच्चे, बहुत डिटेल में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी क्लासेस में। इसके बाद अगला टॉपिक जो आपका होगा वो होगा बेटे फाइनेंशियल मार्केट्स। ये फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है सर? फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है सर? फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब है ऐसी मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पर आपका फाइनेंस अरेंज होगा, जहां से पैसा आप अरेंज करके लेकर के आएंगे, जहां से आपको लोन मिलेगा, जहां पर आप अपने शेयर्स बेचेंगे, जहां पर आप अपने शेयर्स को फर्दर ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ऐसी कुछ बातें सुनी है आपने कभी? वो सारी की सारी चीजें बेटे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होगा फाइनेंशियल मार्केट। एंड इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो अगला टॉपिक होगा बेटे आपका मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो चैप्टर है इसमें हम अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट करेंगे, मार्केट में कैसे हमारी ब्रांडिंग होनी चाहिए, एडवर्टीजमेंट किस तरीके का होना चाहिए, हमारी लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी होनी चाहिए, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर में, जिसका नाम होगा मार्केटिंग। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक आपका होगा बेटे वो होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जो लास्ट टॉपिक आपका होगा वो लास्ट टॉपिक आपका होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। चैप्टर नंबर 12 होगा और इस पार्ट 2 का वो 4th चैप्टर होगा, लास्ट चैप्टर होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या है आप मुझे बता सकते हैं सर? कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब है सरकार ने बेटे कुछ बिजनेसेस के ऊपर बाउंडेशंस लगाई हैं और कंज्यूमर्स को राइट्स दिए हैं, जिससे कि वो अपने हक को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने राइट को प्रोटेक्ट कर सकें। वो कौन कौन से राइट हैं, उनके पास कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं, कैसे वो अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे धोखे खाने से बच सकता है एक कंज्यूमर, इन सब चीजों को आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर में, जिसका नाम होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन। क्या नाम होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये बेटे आपके टोटल मिलाकर 12 चैप्टर्स हैं। मैं थोड़े से वेटेज की भी बात कर लूं, इन चैप्टर्स में कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज होगी ये भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको बेटे ग्रुप दिया गया है पहले 3 चैप्टर्स का, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। पहले 3 चैप्टर्स का ग्रुप है जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इन तीनों चैप्टर्स का जो वेटेज है वो 16 मार्क्स है। इन तीनों चैप्टर्स का जो वेटेज है वो कितना है? 16 नंबर। ये तीनों चैप्टर मिला करके इन तीनों चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे वो 16 मार्क्स के आएंगे। ये तीनों चैप्टर वेटेज रखते हैं कंबाइंडली 16 मार्क्स। उसके बाद अगला चैप्टर आपका प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट ग्रुप में जो आपका चैप्टर आता है वो आता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड इट कंटेन्स 14 मार्क्स। 14 नंबर का आपका ये दो पेपर होंगे, दो चैप्टर्स आपके होंगे। 14 मार्क्स के पेपर आपका कंटेन होगा इन 2 चैप्टर से, जिसका नाम है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। और बाकी के बच्चे जो अगले 3 चैप्टर्स हैं स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इट कंटेन्स 20 मार्क्स। इस तरह से आपकी पहली बुक पार्ट ए 50 मार्क्स आपके कवर होते हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर 16 मार्क्स, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 14 मार्क्स, 16 प्लस 14 30, एंड चैप्टर नंबर 5 प्लानिंग, सॉरी चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग, चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग। ये तीनों चैप्टर मिलाकर 20 मार्क्स, तो आपके 50 मार्क्स इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। जो पार्ट ए वाली बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 30 मार्क्स की आपकी सेकंड बुक से जो पार्ट बी कहलाता है, इसमें आपके 4 चैप्टर हैं, 2-2 चैप्टर के ग्रुप आपके बनाए गए हैं। पहला चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और दूसरा चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। ये दोनों चैप्टर 15 मार्क्स के हैं। चैप्टर नंबर 3 और टोटलिटी में देखा जाए तो चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इट ऑल्सो कंटेन 15 मार्क्स। तो 30 मार्क्स आपके ये हो जाते हैं। 50 मार्क्स पार्ट ए, 30 मार्क्स पार्ट बी, टोटल मिलाकर आपका 80 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, जो आपका रिटर्न पेपर आने वाला है। इसके अलावा प्रोजेक्ट वर्क आपको पता है 20 मार्क्स वो आपका कंटेन करेगा। बेटे क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल मिलाकर के आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 34 आएंगे। 34 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इन 34 क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन होंगे सर? क्वेश्चन आपके होंगे 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, सॉरी 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 4 नंबर वाले एंड 6 मार्क्स क्वेश्चंस भी आपके होंगे। कितने कितने क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? तो बेटे मैं आपको बता दूं, आपके 20 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं।
ये आज की डेट में आपके एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में आएंगे 20 क्वेश्चन। जो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस होंगे वो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसकी 4 चॉइसेस आपको दी हुई होंगी और उसके बेसिस पर आपको आंसर करना होगा। उसके बाद 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस होंगे एंड 6 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस होंगे। इस तरह से आपके 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस 12 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, 6 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस 18 मार्क्स। तो टोटल मिलाकर बेटे 34 क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं और 80 मार्क्स बनते हैं। अब मजे की बात सुनना बच्चे, जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे तो आपको इंटरनल चॉइसेस भी मिलेंगी। मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया है तो उसके साथ और में क्वेश्चन करने के लिए आपको आएगा। अब कितनी चॉइसेस ऐसी आपके पास होंगी तो मैं आपको बता दूं बेटे, टोटल मिलाकर जो चॉइसेस आपके पास होंगी, जो इंटरनल चॉइस होंगी, 3 मार्क की एक चॉइस होगी, यानी कि 2 क्वेश्चन में और वाला ऑप्शन आ जाएगा। ए पार्ट करो मतलब क्वेश्चन नंबर एक्स करो या क्वेश्चन नंबर वाई करो, ये आपके पास ऑप्शन होगा। ये एक ही क्वेश्चन होगा, लेट से क्वेश्चन नंबर 25 है या 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है तो 23 के आपको 2 पार्ट दिए होंगे, क्वेश्चन ये एंड क्वेश्चन ये, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करो या नीचे वाला करो, इसे आप बोलते हैं इंटरनल चॉइस। इसी तरह से एक चॉइस आपको मिलेगी 4 मार्क के क्वेश्चन में और 2 चॉइसेस आपकी होंगी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में एंड 2 चॉइसेस आपको मिलेंगी 6 मार्क के क्वेश्चन में। टोटल मिलाकर 6 इंटरनल चॉइसेस आपके पास होंगी। तो आपको बेटे अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चंस होंगे। 40 क्वेश्चंस में से 34 क्वेश्चन आपको करने, लेकिन ये चॉइसेस ऐसा नहीं है कोई भी क्वेश्चन 34 कर दो। ये आपको बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर लेट से 30 में चॉइस है तो 30 का ही आपको ऑप्शन मिलेगा, ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला क्वेश्चन करो। इस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे। ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कुछ इस तरह के होंगे, मार्क्स वेटेज इस तरह से होगी। इसके बाद बेटे अब आप आगे चलेंगे तो हमारा अब शुरू होता है मेन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन सिलेबस का पोर्शन। तो हम क्या शुरू करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं बेटे। हम पार्ट ए स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए कौन सा है? वही बेटे मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है, हम उसी को स्टार्ट करेंगे। इसका चैप्टर नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 कौन सा था आपका? मुझे याद दिलाओ नाम। सर नाम है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का नेचर और सिग्निफिकेंस क्या है, यहां से हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है। यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपने मेन सिलेबस का पोर्शन। बच्चे सिलेबस शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को क्लियर कर दूं। मुझे किस तरह से आपको पढ़ाना है और किस तरह से आपको मेरे साथ चलना है, तो मैं आपको 5 मिनट लगा करके कुछ इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर फोकस कराना चाहता हूं। बेटे ये सब्जेक्ट हमारा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा नहीं है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने बिल्कुल लाइनिंग जो फर्स्ट मेरी ओपनिंग थी यहीं से स्टार्ट हुई थी। बेटे थियोरेटिकल पेपर है। अब थियोरेटिकल पेपर के साथ बेटे एक ड्रॉबैक है और कुछ फायदे भी होते हैं। जब किसी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। जब आप कोई प्रैक्टिकल पोर्शन करते हैं तो बेटे प्रैक्टिकल पोर्शन में बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। बहुत सारे क्वेश्चन लिख लिख कर आपको करने पड़ते हैं। जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन आप करते हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट आप करते हैं, तो आपको उतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती। लेकिन आपको बेटे ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहां पर टाइम ज्यादा लगाना है, मेहनत ज्यादा करनी है, मानता हूं, लेकिन बेटे यहां पर भी आपको मेहनत करनी है, कंपैरेटिवली टाइम कम लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं बेटे एक फॉर्मूला, एक तरीका, जिससे कि आप मेरे साथ चलेंगे। और मैं आपको आज पहली क्लास में लिख करके गारंटी देता हूं बेटे, अगर आप एक भी चीज भूल जाओ या एक भी चीज आपकी छूट जाए या आपकी प्रिपेयर होने से रह जाए, आप मुझे आके पकड़ लेना। बस मेरे इस छोटे से फॉर्मूले को आप फॉलो कर लेना। बेटे मैं जो आपको क्लासेस में पढ़ाऊंगा इतना कम पढ़ाऊंगा कि आपको हार्डली 5 से 10 मिनट के बीच में पूरा रिवाइज हो जाएगा। आप 5 to 10 मिनट्स अगर पूरी क्लास को देंगे रिवाइज करने के लिए, तो मैं कहता हूं 10 मिनट में आप पूरी क्लास रिवाइज कर सकते हैं। जो 1 घंटे में हम यहां पर पढ़ेंगे, आप उसको 5 से लेकर 10 मिनट के बीच में रिवाइज कर लेंगे। जेन्युइन तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तब की मैं बात कर रहा हूं। अगर ऊपर से ऐसे निकाला ना तो 2 से 3 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। बट
बेटे ऊपर ऊपर से नहीं करना है, आपको प्रॉपर टाइम देना है, और कैसे रिवाइज करना है, कैसे मेरे साथ चलना है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बेटे हम क्लास में पढ़ेंगे, कोई भी चीज कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप यकीन माने मैं उसको इतना डिस्कस करूंगा कि आप पक जाओगे, कि कहोगे सर अब आगे पढ़ाओ, बस बहुत हो गया, ये क्या है, आप एक ही चीज बार बार बोले जा रहे हो, एक ही चीज बार बार पढ़ाए जा रहे हो। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे सिलेबस में बस एक ही टॉपिक है, आप इसी के पीछे पड़ गए। मैं बेटे हर टॉपिक को इतनी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, आप देखना, मेरा यकीन करना, मैं आगे चलूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन बेटे मेरा इतना करना भी काफी नहीं है, मुझे आपकी तरफ से भी कोऑपरेशन चाहिए, आपकी तरफ से भी मुझे प्रॉपर इतना ही एफर्ट चाहिए जितना मैं कर रहा हूं। हाँ, उतना नहीं जितना मैं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा कम तो मुझे चाहिए। आप जो भी चीज मैं पढ़ाऊंगा बेटे, उसको क्लास के बाद विद इन 4 to 5 आवर्स आप उसको रिवाइज करेंगे। मुझे बस इतना चाहिए, 4-5 घंटे में उस चीज को आप एक बार, कम से कम एक बार रिवाइज कर लें। हार्डली 10 मिनट्स आपको लगेंगे बेटे इस पूरी क्लास को रिवाइज करने में, आप यकीन मानो। और बेटे यहां पर बात खत्म नहीं हो जाती, मुझे इसी टॉपिक का जो चीज मैंने पढ़ाई है, इसी का एक और रिवीजन चाहिए विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे में एक बार और इसी चीज को मुझे पढ़ के दिखाना है आप लोगों को। और 24 घंटे के बाद जब बेटे आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा बिल्कुल उसी शिद्दत से पढ़ना जैसे पहली बार पढ़ा था, बिल्कुल उसी शिद्दत से आप रिवाइज करना जैसे पहली बार रिवाइज किया था। और बेटे 24 घंटे के बाद अगले 72 घंटे में एक रिवीजन और मुझे चाहिए। तो टोटल मिलाकर अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट मुझे आपके टोटल चाहिए पूरी क्लास को रिवाइज करने में, 3 दिन में, वो भी एक दिन में नहीं बेटे, 3 दिन के अंदर अंदर मुझे 3 रिवीजन चाहिए एक क्लास के, और 15 से 20 मिनट आपके लगेंगे। और ऐसा काम कब तक करना है, बस बेटे आपको 3 दिन का ही स्लॉट चलाना है, यानी कि एक क्लास को अगले 3 दिन तक रिवाइज करना है। अब कल की जो क्लास होगी, कल के लिए आपके पास बेटे 2 चीजें होंगी रिवाइज करने के लिए। एक तो आज की क्लास जो हमने जो बीत गया टाइम, वो वाली क्लास जो ऑलरेडी हमारे पास है, एक तो उसको रिवाइज करना है, और एक जब कल हमारी अगली क्लास होगी उसको भी रिवाइज करना है। और परसों के दिन बेटे 3 क्लास आपके पास हो जाएंगी। तो टोटल मिलाकर बेटे आधे घंटे से ज्यादा आपको कभी भी नहीं देना। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं बेटे, 3 बार रिवाइज करने के बाद अगर आप भूल जाओ तो फिर आकर मुझे पूछ लेना कि सर कैसे बताया था आपने, हमारा टाइम खराब करा दिया। मैं आपके लिए जवाबदेही हूंगा, आपकी जो भी मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको जवाब देना। इंशाअल्लाह कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी बेटे, आप भूल ही नहीं सकते चीज़ों को। अगर आपने 72 घंटे के अंदर अंदर किसी चीज़ को 3 बार पढ़ लिया तो डेफिनेटली आपको वो याद हो जाएगी, आप उसे याद कर जाएंगे। और बेटे याद तो मैं क्लास में ही करा दूंगा आपको, बाद में तो आपको बस ब्रश अप करना है उसको। बच्चे हमारी दिमाग ना, जैसे आप कंप्यूटर यूज करते होंगे, लैपटॉप यूज करते होंगे, उसमें 2 तरह की मेमोरी होती है ना, एक होती है टेम्परेरी मेमोरी जिसको आप रैम बोलते हैं, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसको आप हार्ड डिस्क बोलते हैं। जो हम ये क्लास में पढ़ते हैं बेटे, ये रैम में जा रहा है हमारा, टेम्परेरी मेमोरी में सारी की सारी चीजें जा रही होंगी। इसको अपने को हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करना है, और हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करने का तरीका है कि आपको 72 घंटे में एटलीस्ट 3 टाइम्स इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा। समझ में आती है बात यहां तक? चलिए शुरू करते हैं आगे से अपना अगला चैप्टर बेटे। पहला चैप्टर है इवन हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बेटे इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि मैं आगे बढ़ूं जब तक कि मैं आपको ये ना बता दूं ये मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है। एक बार हमको ये पता चल जाए ना ये मैनेजमेंट क्या है, तो फिर इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाएगी, और बाकी की चीजों को रिलेट करने में हमें बड़ी हेल्प होगी। सबसे पहले जो मेरा मकसद है अभी, वो मैनेजमेंट को समझाना है। मैनेजमेंट क्या है, मैं इस चीज को समझाना चाहता हूं। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सर मैनेजमेंट का मतलब तो हमें पता है, बुक में हमने पढ़ी थी, एक डेफिनेशन है 1 लाइन की, उसको पढ़ लेते हैं काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा बेटे एक नहीं, आपकी बुक में तो 5, 6, 7, 8, 10 अलग अलग राइटर्स, अलग अलग स्कॉलर्स की इतनी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेकिन आप सारी डेफिनेशन पढ़ लो बेटे, फिर भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं आपको पता ही नहीं चलेगा मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट बेटे क्या है ये मैं आपको सिखाता हूं, ये आपको समझाता हूं, और आप देखिएगा मेरे साथ साथ थोड़ा थोड़ा चलिएगा। बेटे ये जो मैनेजमेंट है ना, जो वर्ड है मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट वर्ड आपके 2 वर्ड को मिलाकर के बनाए। कितने वर्ड्स को मिलाकर के बनाए? ये 2 वर्ड को मिलाकर के बनाए बच्चे। कौन कौन से 2 वर्ड हैं बेटे? 2 वर्ड कौन कौन से बताओ जल्दी से। सर वो 2 वर्ड हैं, एक है मैनेज और दूसरा है मैन। यानी कि जो लोग, जो इंसान, जो एम्प्लॉइज आपके यहां पर काम करेंगे,
अल्टीमेटली उनको मैनेज करना है, उनको मैनेज करना ही आपका मैनेजमेंट है। अगर आपने उन लोगों को सही तरीके से मैनेज कर लिया, हैंडल कर लिया, तो आपका मैनेजमेंट सक्सेसफुल है। अगर उसमें कोई कमी रह गई तो आपका मैनेजमेंट बेकार। अल्टीमेटली वही है बेटे। और मैं आपको बताता हूं बच्चे वैसे मैनेजमेंट क्या है। ये तो मैं आपको बड़ा सिंपल वे में बता करके चला गया कि मैनेज कर लो, आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा। आप कर लो, किस चीज को मैनेज करें सर? मैनेज कर लो बेटे दो चीजों को। किस किस को मैनेज करना है सर? एक मैनेज कर लो, और दूसरा किसको मैनेज कर लो? मैन को मैनेज कर लो। तो क्या बन जाएगा आपका मैनेजमेंट। एक बंदा दिख रहा होगा दुनिया भर के फोन, पेन और दुनिया भर की चीजें हाथ में लिए, ये क्या कर रहा है बेटे? मैनेज कर रहा है। सर मैनेज का मतलब क्या होता है वो तो बताओ। मैनेज का मतलब होता है बेटे हैंडलिंग। मैनेज का मतलब क्या होता है? मैनेज का मतलब होता है हैंडलिंग करना, अलग अलग चीजों को, अलग अलग काम को, मल्टीपल टास्क को एक साथ सबको हैंडल करके चलना, सबको सही तरीके से हैंडल करके चलना कहलाता है मैनेज। और किसको मैनेज करना है आपको? किसको मैनेज करना है? मैन को। बेटे यहाँ पर देखेंगे प्लूरल है, प्लूरल आपको वर्ड लिखा हुआ मैन नहीं है, MEN नहीं है, MEN है, प्लूरल वर्ड लिखा हुआ है। मतलब मल्टीपल लोगों को, बहुत सारे लोगों को आपको मैनेज करना आना चाहिए। अगर आपको मैनेज करना आता है तो बेटे आप मैनेजमेंट सही कर रहे हैं। सर ये मैनेजमेंट करने वाले बंदे को क्या कहते हैं? बेटे उसको बोलते हैं हम मैनेजर। क्या बोलते हैं उसको हम? मैनेजर। ये मैनेजर कौन है? मैनेजर कौन है? मैनेजर वो है बेटे जो मैनेज करता है। मैनेजर कौन है? जो मैनेजर वो है जो मैनेज करता है, जो मैनेजमेंट का काम परफॉर्म करता है, जो मैनेजमेंट को परफॉर्म करता है, उसे बोलते हैं हम मैनेजर। सर ये मैनेजर करता क्या है वैसे? मैनेजर करता क्या है? मैंने कहा मैनेजमेंट करता है। मैंने कहा मैनेजमेंट करता है। आप पूछ रहे हो मैनेजर क्या करता है? मैंने कहा मैनेजमेंट करता है। आप पूछ रहे हो मैनेजमेंट क्या है? मैंने कहा जो मैनेजर करता है। सर ये तो कोई बात ही नहीं बनी। बहस में बहस हमारी चली जा रही है, बात में बात जुड़ती चली जा रही है। आप उसी बात को घुमा फिरा के दूसरे तरीके से कह रहे हैं, हम दूसरे तरीके से कह रहे हैं, बट अल्टीमेटली पता ही नहीं चल रहा होना क्या है, करना क्या है, हो क्या रहा है। मैंने कहा सुनो बेटे, जो ये मैनेजर है ना, ये बहुत सारे काम करता है। क्या काम करता है ये? इसका काम बेटे अल्टीमेटली है वेरियस रिसोर्सेस का अरेंजमेंट। मैनेजर का काम क्या है? जो वेरियस रिसोर्सेज हैं, जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए जो जितने भी रिसोर्सेज की जरूरत है, उन सारे के सारे रिसोर्सेज को ये बंदा मैनेज करता है। और सर मैं मैनेज से अच्छा वर्ड इस्तेमाल करता हूं, अरेंज करता है। क्या करता है ये उन सारे के सारे रिसोर्सेज को अरेंज करता है। क्या सर अरेंज करने से इसका काम खत्म हो जाता है? मैंने कहा ना बच्चे, अरेंजमेंट एक अलग चीज हो गई। मैनेजर का काम सिर्फ अरेंज करना नहीं है, अरेंज करने के बाद इन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, अच्छे से अच्छा यूटिलाइजेशन करना। सर अच्छे से अच्छे का मतलब क्या है बेटे? ऑप्टिमम। क्या बोलेंगे हम इसको? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब उससे अच्छा नहीं हो सकता, मतलब हाईएस्ट लेवल पर, जो आपका सबसे ऊपर का लेवल है, उस लेवल पर आप जब किसी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं उसको आप नाम देते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। तो क्या करता है सर मैनेजर? मैनेजर बेटे किसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को अरेंज करता है, जो रिसोर्सेज चाहिए उनको अरेंज करता है। और अरेंज कैसे करता है बेटे? इन बेस्ट मैनर। सर बेस्ट कौन सा मैनर होता है? सर चीपेस्ट मैनर, सस्ते से सस्ते पैसों में वो इन रिसोर्सेज को अरेंज करके आपको देता है, सस्ती से सस्ती कॉस्ट पर आपको इन रिसोर्सेज को अरेंज करके देता है, और इन रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल करता है, इनका मैक्सिमम आउटपुट इनसे लेकर के आता है। इसको हम नाम देते हैं मैनेजर का जो टास्क है, मैनेजर का जो काम है। अल्टीमेटली बेटे यही मैनेजमेंट है। अल्टीमेटली बच्चे यही मैनेजमेंट है। क्या मैनेजमेंट है सर? बेस्ट अरेंजमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड
बेस्ट यूटिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द अरेंज्ड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आपको चाहिए उनका अच्छी तरीके से अरेंजमेंट, और जो आपने अरेंजमेंट कर लिया है उनका अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन, यही एक अच्छे मैनेजर का काम है और यही मैनेजमेंट है। तो लेमैन लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं बेटे मैनेजमेंट का मतलब क्या है। सर लेमैन लैंग्वेज मतलब आम भाषा में आप समझ पा रहे हैं बेटे, आम भाषा में, आम भाषा का मतलब होता है जो आप बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो बेटे मैनेजमेंट का मतलब है कि एक बंदा जो मैनेजर है वो काम करता है रिसोर्सेज का अरेंजमेंट और रिसोर्सेज की एप्लीकेशन यूटिलाइजेशन। ओके सर, थोड़ा सा सर टेक्निकल भी बता दो एग्जाम में, ये तो लिख करके नहीं आ सकते। हाँ बेटे टेक्निकल लैंग्वेज भी है अपने पास, तो मैं उसको बताता हूँ। थोड़ा सा आप देखिए अपनी स्क्रीन पर एक एक लाइन करके आपके सामने आएगी। सबसे पहले मैनेजमेंट के बारे में कहता है, मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये आपको बेटे याद होनी चाहिए बाय हार्ट, और मैं वादा करता हूँ आज आपको याद हो जाएगी। मैनेजमेंट की डेफिनेशन कुछ नहीं है इसमें, बस याद होगी। आप देखो डेफिनेशन में सबसे पहले कहते हैं मैनेजमेंट ना एक प्रोसेस है। क्या है बेटे? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैंने पूछा प्रोसेस का मतलब क्या होता है सर? प्रोसेस का मतलब क्या होता है सर? प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा काम, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें बेटे बहुत सारे स्टेप हो, जहां पर सीरीज ऑफ स्टेप हो, जहां पर सीरीज ऑफ स्टेप हो। सीरीज ऑफ स्टेप का मतलब क्या है सर? जहां पर एक काम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से आपके कई सारे स्टेप आते हो, उसको आप नाम देते हैं सीरीज ऑफ स्टेप या फिर प्रोसेस, उसको आप नाम देते हैं प्रोसेस। तो सर मैनेजमेंट प्रोसेस कैसे? मैंने कहा बेटे अभी तो बताया मैंने आपको फंक्शन, कितने फंक्शन थे मैनेजमेंट के? 5 फंक्शन थे। सबसे पहले कहां से आपने शुरू किया? सर सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कहां से? प्लानिंग से। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शन किए ना। जब आप किसी काम को स्टेप्स में करते हैं, सीरीज ऑफ स्टेप में करते हैं, तो उसको आप नाम देते हैं प्रोसेस। तो मैंने कहा बेटे मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैंने क्या बोला आपसे? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। सर मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मान ली मेरी बात आपने। और देखो बेटे आपकी स्क्रीन पे नजर आया होगा मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस समझ में आ रहा है बेटे? कुछ मैंने पिक्चर इस तरह से लगाई है कि जहां पर पूरा का पूरा एक पूरा सर्कल घूम रहा हो, बहुत सारे, एक गरारी दूसरी गरारी को चलाएगी, दूसरी गरारी तीसरी गरारी को चलाएगी, मतलब एक जगह से स्टार्ट होगा, फिर दूसरा फंक्शन चलेगा, फिर तीसरा चलेगा। इट इज योर प्रोसेस। क्या बोलेंगे इसको हम? अ सीरीज ऑफ एक्शन और स्टेप्स टेकन इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एंड। जहां पर बहुत सारे स्टेप, बहुत सारे एक्शंस लिए जाते हो किसी एक पर्टिकुलर एम को अचीव करने के लिए या कहीं पर पहुंचने के लिए। किस चीज का प्रोसेस है बेटे? मैनेजमेंट किस चीज का प्रोसेस है? अभी तो मैंने बताया था बेटे ये किसको मैनेज करता है? मेंस को, लोगों को, एम्प्लॉइज को ये मैनेज करता है। तो बच्चे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम खुद करोगे क्या? डेफिनेटली सर पॉसिबल ही नहीं है। मैं सारे काम खुद कैसे कर सकता हूं? मुझे बहुत सारे काम अपने दूसरे लोगों से कराने पड़ते हैं, दूसरे लोगों से कराने पड़ते हैं। तो मैनेजमेंट मुझे बताएगा कि ये दूसरे काम दूसरे लोगों से, ये बाकी के काम दूसरे लोगों से, बहुत सारे काम दूसरे लोगों से अच्छे तरीके से कैसे करा सकता हूं। तो अगली लाइन आपको नजर आ रही होगी बेटे, अगली लाइन आपको नजर आ रही होगी। और क्या कहती है अगली लाइन? देखिएगा फटाफट जल्दी से। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट दूसरे लोगों से काम कराने की एक प्रोसेस है, दूसरे लोगों से काम कराने का एक स्टेप्स है, सीरीज ऑफ स्टेप है। अच्छा बच्चे, दूसरे लोगों से काम कराने का स्टेप का मतलब क्या है? यहां पर बेटे अलग अलग लोगों को अलग अलग ड्यूटीज आप असाइन करोगे और उनसे वर्क परफॉर्म कराओगे, इसे आप बोलते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है जहां पर बहुत सारे स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप? मैंने अभी बताया बेटे 5 फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट के। आपका प्लानिंग हुआ, एक्सक्यूज मी, प्लानिंग के बाद प्लानिंग के बाद आपका ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, कंट्रोलिंग हुआ। इसी तरह से बेटे स्टेप्स के बाद किस चीज के लिए? ये सारे के सारे स्टेप दूसरे लोगों से काम कराने के लिए। ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, दूसरे लोगों से काम कराने के लिए। अच्छा बेटे क्यों कराते हो दूसरे लोगों से काम? ये जरूरत क्या है दूसरे लोगों से काम कराने का? क्योंकि मैनेजमेंट जो काम कर रहा है वो किसी गोल या किसी ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहा है। उन ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव करना है, उन ऑब्जेक्टिव उन गोल्स को आपने अचीव करना है। उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ये सारे के सारे काम करा रहा है। और बच्चे इसी को मैंने डेफिनेशन में लिख दिया। देखो क्या लिखा? विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग
ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उनको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट ये सारे के सारे काम करा रहा है, मैनेजमेंट ये सारे के सारे काम कर रहा है। क्या बात यहां पर खत्म हो गई बेटे? अभी तो मैंने दो ही वर्ड बोले। मैंने क्या बोला? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरे लोगों से काम कराने का एक प्रोसेस है। क्यों 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 करा रहे हो दूसरे लोगों से काम? टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल और ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए काम करा रहे हो। अच्छा सर, अच्छा तो क्या गोल जो आप अचीव करना चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पर कराते हैं, कितना भी टाइम लगाते हैं ना? उसके लिए बेटे आपको आगे और इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करना पड़ेगा और इसमें दो वर्ड आपको जोड़ने पड़ेंगे, इफेक्टिवली एंड efficiently। effectively and efficiently। effectively and efficiently। ये effectively और efficiently बेटे अगली क्लास का डिस्कशन है मेरा, खत्म नहीं कर रहा हूं अभी। क्या है ये दोनों वर्ड? मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी के लिए मुझे बस मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता दीजिए आप, क्या है मैनेजमेंट की डेफिनेशन? तो सर आपने ना हमें दो बातें बताई मोटा मोटी, इवन तीन बातें बताई आपने मोटा मोटी। कौन कौन सी? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। दूसरे लोगों से काम कराने का एक प्रोसेस है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इस ऑब्जेक्टिव के साथ के ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाएं इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मुझे बताइए बेटे यहां तक की डेफिनेशन में कोई दिक्कत है? वर्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हैज टू बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। मुझे अगली क्लास में इन सब को डिस्कस करना है, इनके लिए मत घबराना। बाकी इसके अलावा कोई और कहीं पर भी कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो फील फ्री टू आस्क। और कैसे आप आस्क करेंगे वो तरीका आप लोगों को सबको पता है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पे, या फिर जो भी कोचिंग के नंबर्स हैं उन पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बच्चे आज की क्लास विल स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।